हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज आपके साथ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या कहें नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, या क्या कहते हैं हम इसे, विद्युत परिपथ। ये जो सेकंड यूनिट है अपनी 5th और 6th जो अपनी यूनिट चैप्टर हैं उसके लिए जो सेकंड चैप्टर है विद्युत परिपथ, इसके अंदर ज़्यादातर ये जो हमारा पेपर है वो हमारे प्रैक्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसके साथ में मैं आपको एपरेटस वगैरह उनके बारे में थोड़ा परिचय करवाते हुए चलूँगी कि भाई यहाँ जो जो हमारे पास एपरेटस के नाम आएंगे, स्पेशली जो नेम्स आएंगे उनके बारे में आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। प्रैक्टिकल्स के बारे में हम जो हमारी अगली क्लासेस होंगी उनमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं क्या विद्युत परिपथ में, इसमें कुछ हमारे पास क्या आएंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस के रूप में आएंगे। जैसे नाम आता है, एक कोई नाम आएगा आपके पास, क्या संधि नाम आएगा, पाश या लूप नाम आएगा, या यहाँ पर पाश या लूप कह दो, या एक कह सकते हैं शाखा जो है। ऐसे छोटे छोटे हम बार बार शब्द काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्या, शाखा के बारे में। शाखा क्या होती है कि एक प्रतिरोध जैसे किसी जुड़ा हुआ है और ऐसा जिसके अंदर जो धारा है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी शाखा कहलाती है। और यही शाखाएं अगर 2-3 हो जाती हैं और किसी बिंदु पर ऐसे मिलती हैं, ठीक है, ऐसे मिलती हैं, तो ये जो जिस बिंदु पर ये शाखाएं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, संधि बिंदु कहलाता है या संधि कहलाता है, जहाँ पे ये जुड़ती हैं। और अगर इन्हीं को क्या कर दिया जाए, ऐसे किसी बंद परिपथ बना दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है, या इसे क्या कह दिया जाता है, पाश कह दिया जाता है। जो ये हमारा इसमें है, मैंने आपको बताया कि शाखा क्या है, पाश क्या है, संधि क्या है। इन्हीं के ऊपर सारा का सारा क्या हमारा जो चैप्टर है, कि इसके अंदर एक किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या दिया कि ये संधि बिंदु पर जा रहे हैं। यहाँ से मेनली अपन किसकी बात करते हैं, धारा या वोल्टता के बारे में बात करेंगे। तो किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 विद्युत परिपथ बनाए। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए लेते हैं तो विद्युत परिपथ के लिए 2 नियम बनाए थे, जिनको उसने किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का क्या द्वितीय नियम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या, किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। किरचॉफ का प्रथम नियम, देखो इसका नाम किरचॉफ का प्रथम नियम भी है, या इसको क्या कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर ही हमारे पास क्या क्वेश्चंस आएंगे आगे, जिनसे हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगी। तो जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे, उनका जो प्रथम नियम था, उनके 2 स्टेटमेंट हैं। उनके अनुसार क्या है कि किसी संधि बिंदु पर मैंने क्या ले लिए, ये इस तरीके से कोई संधि बिंदु पर धाराएं आ रही हैं, ये मान लेते हैं ये 4 धाराएं अपने बना दिए, इसके पाश बना दिए। अभी यहाँ से धारा I1 आ रही है, यहाँ से धारा I2 जा रही है, या यहाँ से I3 धारा आ रही है, और ये इधर I4 धारा क्या है, बाहर जा रही है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या हो गया, संधि बिंदु। तो इसके हर एक शब्द पे आपको ध्यान देना है कि अगर संधि बिंदु पर, इसकी 2 परिभाषाएं होंगी कि संधि बिंदु पर जो बीजगणितीय योग है धाराओं का, वो क्या होता है, 0 होता है। 0 होने का मतलब सारे जो साइन हैं उनके अकॉर्डिंग आप जोड़ दो, सारी जो धाराएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसका क्या मतलब होता है कि जो आ रही हैं उनको तो क्या ले लो आप, पॉजिटिव ले लो, और जो जा रही है उनको क्या ले लो आप, नेगेटिव साइन ले लो। तो यहाँ से देखो आ रही है वो क्या है, I1, जा रही है इसका मतलब मैंने क्या कहा, नेगेटिव साइन लगा दो, प्लस अंदर संधि बिंदु की आ रही है, I3 आ गया, और संधि बिंदु से ये देखो जो धारा I4 की क्या रही है, बाहर जा रही है। तो इन सब का जो बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, एक तो ये हो गया, पहला नियम तो ये हो गया कि जो संधि बिंदु पर
धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसी के साथ में जो हमारा सेकंड नियम है वो क्या कहता है, ऐसा ही कुछ सेकंड नियम है हमारा। पहला नियम तो क्या हो गया, अभी पहले डेफिनेशन कहेंगे पहले नियम की। पहला तो क्या आ गया, धाराओं का बीजगणितीय योग इज इक्वल टू शून्य। ठीक है, अभी मैंने कहा इसी की जो सेकंड डेफिनेशन है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि पहले ऐसा ही हम एक परिपथ बना लेते हैं। देखो इस तरीके से, आप चाहें तो इसमें 5 लगा दो अपने। ये इसकी I1 है, इधर I2 है, ये भी I3 ले लो, इधर ये I4 ले लो, ये इसमें क्या ले लो, धारा I5 ले लो। ठीक है, तो जो इसकी सेकंड डेफिनेशन वो है कि आने वाली धाराओं का योग बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से देखना, यानी कि आने वाली अंदर आ रही हैं तो मैं एक साइड में क्या लिख देती हूँ, आने वाली लिख देती हूँ। एक तो ये आ रही है, ये बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, ये भी अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है, यानी कि I1 प्लस क्या आ गया I4 प्लस क्या आ गया I5 आ गया। तो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जाने वाली जो धाराएं हैं कौन सी हैं, I2 और क्या आ गई अपनी I3 आ गई है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, I2 प्लस I3। तो इस प्रकार जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपने ही नाम से जो रूल दिया था विद्युत परिपथों के लिए वो यही था कि जो धाराओं का संधि बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है, या संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसी के साथ में अपन जो इसका सेकंड नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अभी जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसको वोल्टता नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, वोल्टता का नियम या क्या कहते हो इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम, कोई इनमें फर्क नहीं है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि टोटल वोल्टताओं का क्या होता है, योग क्या होता है इसमें, 0 होता है। अपन सीधी सी बात, वोल्टता जैसे उसको क्या कहा था, धारा के लिए लिया था, धारा का नियम, यहाँ सिग्मा V बराबर क्या लिख दो अपने, 0 लिख दो। मैंने ये कहा वोल्टता के नियम से अगर सिग्मा V इक्वल टू अपने को 0 याद रहता है तो उसके बाद में हम इससे डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसके नियम के अनुसार होगा कि प्रतिरोध एवं सेलों से युक्त किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। इसका देखो 2 नाम लिए, परिपथ में क्या क्या लगाया हमने, परिपथ में धारा भी होनी चाहिए, सेल लगा रहे, प्रतिरोध भी होगा। बस बात किसकी याद रखनी है अपने को कि कोई ऐसा बंद परिपथ हो जिसमें क्या हो, सेल और प्रतिरोध हो, तो उनकी जो वोल्टताओं का योग है वो क्या होता है, 0 होता है। या इसका जो दूसरा नियम है अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी बंद लूप प्रतिरोधों का वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा मैंने कि जो वोल्टता है वो किसके इक्वल होती है, जो विद्युत वाहक बल है उसके इक्वल। तो वोल्टता का V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से RI, यानी क्या कह सकते हैं सिग्मा RI किसके बराबर हो जाएगा, जो सेल ले रहे हैं उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। अभी इसमें हमें क्या चिन्ह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कई जगह हमें चिन्ह क्या लेने पड़ते हैं, पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, कई जगह हम क्या लेते हैं, नेगेटिव चिन्ह लेते हैं। तो जो चिन्ह परिपाटी है उसका विशेष ध्यान रखना होता है। देखो इसके छोटे से 2 छोटे छोटे नियम हैं, उनको अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो पहला नियम है वो कहता है चिन्ह परिपाटी के लिए कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोधक के शिरों पर विभवांतर क्या होता है, धनात्मक लाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर उसकी दिशा में चल रहे हैं प्रतिरोध की दिशा में, तब जो विभवांतर है वो क्या लेंगे,
प्लस लेंगे। और अगर उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्रतिरोध के उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब यहाँ विभवांतर की जो साइन है वो क्या ले लेते हैं अपन, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध की दिशा में चल रहे हैं तब विभवांतर क्या होगा, प्लस होगा। और अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, प्रतिरोध के उल्टी साइड में चल रहे हैं, तब विभवांतर की जो साइन होगा वो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है कि परिपथ में अगर हम क्या ले रहे हैं कि परिपथ में धारा की दिशा में चलते हुए, अभी इसमें बैटरी लेंगे तो बैटरी के जो एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा क्या होता है, नेगेटिव होता है या नहीं होता, तो वहाँ भी हम जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो परिपथ में धारा की दिशा में चलते हुए यदि हम परिपथ में सेल के क्या है, धन से टर्मिनल से कहाँ चलते हैं, सॉरी ऋण से कहाँ चलते हैं, धन टर्मिनल की ओर चलते हैं। क्या कहा मैंने, नेगेटिव से किधर चल रहे हैं हम, अगर पॉजिटिव सिरे की ओर चल रहे हैं। देखो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी इसमें, एक तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से कहाँ लेंगे हम, नेगेटिव लेते हैं, एक क्या लेते हैं हम, नेगेटिव से पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर क्या लिया हमने पहले कि अगर नेगेटिव से क्या लिया जाता है, पॉजिटिव अगर लिया जाता है तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसमें सदैव धनात्मक लेते हैं। तो क्या कहा हमने, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव चल रहा है तो ई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, और इससे अगर उल्टी डायरेक्शन में है विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो चिन्ह परिपाटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसमें दो ही हमने मेन लिए कि एक प्रतिरोध की दिशा से, एक क्या है जो सेल लिए उनकी डायरेक्शन से, कि वहाँ डायरेक्शन उनकी क्या है। अभी जो दूसरा नियम है इसका एक नाम और है, इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो अब हम किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी होता है। तो अभी हम करेंगे किरचॉफ का तो हमने क्या कहा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या क्या कह सकते हैं कि ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं और फिर उसको देखो प्रूव करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि भाई ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ उनको चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक पहले परिपथ चित्र बनाते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ऐसे एक परिपथ ले लेते हैं जिसमें दो बैटरी लगी हुई है E1 और E2 विद्युत वाहक बल के लिए। अभी इस चित्र को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ से जो धारा की वैल्यू है वो क्या है, I3 है, ठीक है। तो जो I3 है वो किसके इक्वल होंगी, ये I3 में से कुछ इधर निकल गया, कुछ इधर निकल गया, तो इधर तो कौन सी धारा जा रही है, I2, और इधर इस परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम को लगा दिया या नहीं लगा दिया, कि यहाँ से क्या कर दिया हमने, ये डिवाइड हो जाएगी I3, या फिर इसको अपन दूसरे किरचॉफ का प्रथम नियम से अगर समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखना, ये क्या हो गया हमारा बिंदु, यहाँ से भी I1 निकल रही है या नहीं निकल रही, एक धारा आ रही है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अभी हम किसकी बात करेंगे, किरचॉफ के इसी लूप के अंदर अपन क्या बना लेते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैंने किरचॉफ के दो नियम आपको बताए थे, एक तो हमने क्या कहा था, सिग्मा जो विद्युत वाहक बल है RI वाला बताया था या नहीं बताया था, ठीक। अभी उसी के लिए हम बात करते हैं। तो ये जो बैटरी अपन ले लेते हैं कि जो इसका विद्युत वाहक बल क्या ले लिया हमने, सिग्मा। अभी कौन सा कर रहे हैं, किरचॉफ का, ये तो फर्स्ट नियम से आ गया हमारे पास, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अभी ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से बात करते हैं।
तो जो विद्युत वाहक बल है E है, ये ले लेते हैं इसमें कि E विद्युत वाहक बल है। अभी धाराएं किसमें बह रही हैं, I1 और क्या है I2 धाराएं हैं। R1 प्रतिरोध से I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 प्रतिरोध से I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये मानते हुए कि जो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है, अपन ने E ले लिया मैंने, या ये कहें कि तुल्य विद्युत वाहक बल की वैल्यू होगी इसके बराबर होगी। वो उधर तो से डिवाइड होके जा रहा है, तो मैं क्या बराबर कर देती हूँ इसको A2। ये किसके बराबर होगा, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ से RI से लेते हैं, इनकी I1 R1 और R2 I2 आती है। बस फ़र्क कितना होगा, इसके अंदर हमें क्या लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, I2 R2 ये इधर आ रही है, और फिर माइनस, यानी कि इससे उल्टी डायरेक्शन है या नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देते हैं माइनस I1 R1। एक तो ये आ गया हमारे पास। जो दोबारा से अगर सेकंड नियम ही हमें लगाना है, दूसरा नियम मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टताओं का, है ना, कौन सा, सिग्मा V बराबर क्या होता है 0, कुछ ऐसा नियम बताया था। V के लिए देखो हमने पहले पिछले चैप्टर में बात की थी क्या, कि E1 E माइनस RI इक्विवेलेंट के रूप में हमने वैल्यूज़ निकाली थी। तो एक तो विद्युत वाहक बल इधर, एक का इधर है, इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर बात किसके लिए करूं, ABDC लूप के लिए, है ना, दो लूप बन रहे हैं, एक तो ABDC लूप बन रहा है, एक नीचे वाला CDFE लूप बन रहा है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो लूप बन रहे हैं। तो पहला लूप कौन सा है हमारा, ABDC। विद्युत वाहक बल इसमें क्या है, E1 E2 R1 R2। अब देखो यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इनके विद्युत वाहक बल क्या होगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं एक को V1 लेती हूँ, एक को V2, तो V1 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं अभी, E1 माइनस I1 R1 माइनस क्या आ जाएगा, E2 माइनस आ जाएगा I2 R2। तो बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। या इसको क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आ जाएगा I1 R1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या जाएगा I2 R2। ठीक है, अभी मैंने दूसरा क्या बताया आपको, CDFE ये वाला परिपथ बताया। तो इस परिपथ के लिए अगर अपन बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ इसके लिए ये आ गया या नहीं आ गया, एक तरीके से कि जो विद्युत वाहक बल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से जो टोटल कितनी निकल रही है, जो धारा की वैल्यू I3 वाले इधर से माइनस होके तो निकलेगी ना, तो ये आ गई I2 R2 माइनस I1 R1 आ जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किरचॉफ के जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है वो हैं, और जो किरचॉफ के लॉज हैं उनके ऊपर 100% जो एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेटस्टोन सेतु सिद्धांत, जो ये कहेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हर एक साल से छोड़ के क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।